हेलो टू एवरीवन। एक और क्वेश्चन डेथ का, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ पर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना जरूरी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी वो जो सीबीएसई में आते हैं। तो एक और क्वेश्चन आज वो लिया है जो सीबीएसई में आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी हमें यही कहता है कि हमें जिसकी डेथ हुई है, डेथ का क्वेश्चन है ये भी, उसके कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जब हम एंड तक देखेंगे तो 6 मार्क्स हमारे और कंफर्म होने की तरफ चलेंगे। तो 3 पार्टनर्स हैं, प्रिया, करम और अन्ना, और इनके बीच की जो रेशियो है वो 3:2:1 है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 को ये शो है करती है। तो देखिए उसमें प्रिया का कैपिटल अकाउंट है जो मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ओ प्रिया का नहीं, क्योंकि हम अगर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन हमें बताता है कि जो डेथ हुई है वो करम की हुई है, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो करम का कैपिटल बैलेंस है। साथ ही साथ करम ने हमें लोन भी दे रखा है 1 लाख रुपए का और उसके ऊपर ये 5% इंटरेस्ट है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा इसमें। साथ ही साथ हमें रिजर्व भी गिवन है। लायबिलिटी साइड में इतना ही था। अब अगर एसेट साइड में चले तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है जिसकी हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने उन चीजों को मार्क कर लिया जो हमारी बैलेंस शीट में गिवन है। अब क्योंकि हमें बोला गया है करंट कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले हम बैलेंस ही ट्रांसफर कर देते हैं। हाफ मार्क्स तो सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर करने का ही होता है हमारा, तो जितना जिसको समझ में आता जाए वो उस हिसाब से मार्क्स लेता जाए। तो हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्वेश्चन की एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो एडजस्टमेंट में बताया गया कि वो 12 जून 2014 को करम की डेथ हुई है। तो देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हुई कि मंथ का एंड नहीं है। सबसे पहले ये भी समझना पड़ेगा हमें कि मंथ एंड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब अब की बार जो हमें टाइम लेना पड़ेगा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें आपको बता देता हूं कैसे। देखिए जो बैलेंस शीट गिवन है वो 31 मार्च 2014 की गिवन है और डेथ जो हुई है करम की वो हुई है 12 जून 2014। तो यहां जो हमें टाइम निकालना होता है, अब की बार वो टाइम मंथ में ना जाकर डेज में जाएगा। तो ये एक इसमें अलग टाइम था। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं देते पर दिया है, तो अब की बार हमें डेज में जाके काउंट करना पड़ेगा, मंथ में नहीं। तो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत शुरुआत में ही है। तो अब देखिए, अब 31 मार्च से अप्रैल में पूरे 30 दिन होते हैं, मई में 31, तो 30 और 31 कितने हो गए 61, और फिर 12वां दिन ये, तो 12 दिन ये लगा लो आप। तो 31 और 12 कितने हो गए। वैसे तो डेथ का डे है, एक दिन पीछे लेना चाहिए पर हम 12 जून तक ही लेते हैं। तो 61 हो गए थे वो। देखिए 30 अप्रैल के हमारे, 31 हमारे मई के, और प्लस 12 जून के। तो अब अगर टोटल डेज देखें हम तो वो 73 डेज निकलते हैं। तो अब ये फिगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जब कभी हम इसको यूज करेंगे, जब देखेंगे क्या इसका इंपॉर्टेंस है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। बोला गया कि हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ, टाइम की बात आ गई इस वाली टाइम की, will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed year। तो ये तो completed year है ही नहीं ये वाला, इससे पिछले 3 ईयर देखने हैं। तो वो लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि एवरेज निकालनी है, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले। और ये याद रखना है हमें कि जो एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है ये फर्म का निकल रहा है।
ठीक है, फॉर्म वर्ड याद करना हमें जरूरी है। तो कैसे निकलेगा, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 और डिवाइडेड बाय 3। तो जब हम इसको निकालते हैं तो ये 180 आया, 180 को 3 से डिवाइड किया तो 60,000, ये एवरेज है। अब ये पूरे कंप्लीटेड ईयर का प्रॉफिट है एक तरीके से माना जाए। ठीक है, हमें कितने का चाहिए, 73 डेज। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम टाइम देखें, इस टाइम का निकालें तो पहले प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ये निकालेंगे सबसे पहले हम। तो देखिए टोटल पूरे साल का 60,000 का प्रॉफिट है, डेज हमारे 73 हैं, डिवाइडेड बाय आएगा 365 डेज, क्योंकि एक ईयर में 365 ही डेज होते हैं। अगर ये 4 से जो 2014 है, अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर कहलाता है, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता, दैट्स मीन्स ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। तो अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो ये जो जाएगा, पहले हम इसको 5 से काट लेते हैं, 5 7 जा 35, 1 5 5 3 जा 5 से इसको काट लीजिए तो ये 12,000 आ जाएगा। 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा प्रॉफिट उन 73 डेज का निकलता है वो 12,000 निकल जाएगा। अभी भी अगर ये प्रॉफिट हम बात करें तो ये फर्म का प्रॉफिट है, ना कि जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट है। इसमें फिर हमें कर्म का शेयर निकालना पड़ेगा। तो कर्म शेयर इन प्रॉफिट, तो 12,000 फर्म का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कर्म का शेयर। तो हम देखें कर्म का शेयर कितना है, 2/6। ठीक है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2/6 मतलब कि 1/3। तो हमारे पास वो फिगर आ जाती है 4,000। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो 73 निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब आगे पहुंचते हैं और इसको पोस्ट करते हैं। जो ये 4,000 का प्रॉफिट हमारा निकला, याद रखना मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये जो जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक वो नहीं निकला। तो आपको उसको कहां डालना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। तो यहां पर डेज की जो इंपॉर्टेंस थी वो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें पता चली कि जब डेज दिए हों तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए ये एडजस्टमेंट भी हम कर चुके हैं, तो एडजस्टमेंट एक यही रह गई है गुडविल की। अब बोला गया कि हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज है और टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर है। पिछले तीनों सालों का प्रॉफिट का टोटल, एवरेज नहीं है। यहां हमने क्या निकाली थी, एवरेज, तो ये नहीं लेनी आपको। ठीक है, आपको पहले क्या निकालना है, बी एडजस्टमेंट करने के लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट पिछले 3 साल का, टोटल प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का। तो ये रहा तीनों साल का। जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये 180 आता है। और फिर हमें बोला गया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2। तो जब आप गुडविल निकालेंगे तो उस गुडविल में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
हम नॉर्मली क्या गलती कर देते हैं कि हमें एवरेज निकालने की आदत होती है तो हम एवरेज निकाल देते हैं। यहाँ बोला ही नहीं है एवरेज निकालने के लिए। देखिए आप वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। टोटल, तो सिर्फ टोटल प्रॉफिट बोला है तो हमने 180 किया, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी आ गई गुडविल। ये भी याद रखना है कि ये गुडविल जो आई है ये कर्म की नहीं है, फर्म की है। तो फर्म की गुडविल आ गई 360। उसमें अब मुझे कर्म का शेयर देखना है। कर्म का शेयर अगर देखा जाए तो देखिए शेयर की बात कर रहा हूं तो सिर्फ शेयर को मल्टीप्लाई करूंगा, समय का यूज नहीं करूंगा यहां पर। तो ये आपको याद रखना है। कर्म का शेयर है 2/6 या 1/3। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो 1,20,000 आता है, क्योंकि फर्म की गुडविल है 3,60,000। उसका 1/3 हम निकालते हैं तो वो 1,20,000 आता है जो कर्म को मिलना है। और देंगे कौन? जो गेनिंग पार्टनर है। अब रेशो के बारे में पूरे क्वेश्चन में हम नजर दौड़ा कर देखें तो हमें कहीं पर भी ये पता नहीं चलता कि रेशो कहीं और न्यू दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3:1 जो 1 रेशो बचती है बिटवीन प्रिया एंड अन्ना, वो ही क्या है? गेनिंग रेशो है। और उसी रेशो में ये 1,20,000 प्रिया और अन्ना किसको देंगे? कर्म को। तो वो दोनों देंगे। जर्नल एंट्री हम सीख चुके हैं अब तक। ये दोनों इसको दे रहे हैं तो इसके लिए क्रेडिट में आ रहे हैं। क्या लिखा जा रहा है? प्रिया कैपिटल अकाउंट। ये डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से दिखाना है। मैंने देखा है जब मैं कॉपी चेक करता हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि 1,20,000 निकाल लेते हैं और वो सीधा यहां पर लिख देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरा शो कर देते हैं। गलत है बच्चों, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी होती है। 1,20,000 को हमें 3:1 की रेशो में डिवाइड करना है। तो जब हम 3:1 की रेशो में इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 30,000 यहां पर और 90,000 यहां पर। तो इस बात को आपको याद रखना है, 30,000 और 90,000। तो हमने गुडविल की भी ट्रीटमेंट कर ली, एडजस्टमेंट समाप्त होती है हमारी। अब जो सर्कल हमने बैलेंस शीट में कर रखा है सिर्फ हमें उन चीजों को कंसीडर करना है। तो पहले मैं एसेट की कंसीडर कर लेता हूं। ये डेबिट बैलेंस के साथ है, ऑब्वियसली है। जब इसको खत्म करेंगे तो ये पार्टनर के भी डेबिट में ही आएगा। तो यहां आप लिख देना एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। और याद रखना कि पूरा नहीं जाएगा। फिर किसका शेयर? कर्म का। तो 1,20,000 में कर्म का शेयर कितना है? 2/6 या 1/3। तो जब 1,20,000 का मैं 1/3 निकालता हूं तो वो 40,000 आता है। तो आप यहां पर सिर्फ 40,000 शो करोगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट खत्म होता है। अब जो बारी आती है वो रिजर्व की आती है। रिजर्व पता है आपको मिलेगा पार्टनर को, तो हम यहां पर रिजर्व अकाउंट लिखेंगे। और फिर 1,80,000 में उसका शेयर 1/3। तो 1/3 अगर हम निकालते हैं तो 1,80,000 का 1/3 होता है 60 दे दिया। तो इसका मतलब हमने रिजर्व को भी कंसीडर कर लिया। अब बात आती है इसकी कर्म लोन अकाउंट की। तो कर्म ने क्योंकि लोन दे रखा है तो वो लोन भी यहां पर ही ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि अब एग्जीक्यूटर को पैसे देने हैं तो लोन वाले पैसे भी उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, सारा पैसा उसको मिलना है तो इसलिए आप उस लोन को भी यहीं पर ट्रांसफर कर दीजिए। तो करम्स लोन अकाउंट लिखोगे सबसे पहले और 1,00,000 रुपए यहां पर शो कर दोगे। साथ ही साथ जो ये 5% उन्होंने हाईलाइट किया है इसको भी कंसीडर करना है। पर जब 5% इंटरेस्ट दो तो इसके साथ पर एनम वर्ड नहीं लिखा। ठीक है, अगर पर एनम लिखा होता तो आपको फिर इस 73 डेज का यूज करना पड़ता। अभी लिख दिया है कर्म लोन एट 5%। तो अब मेरी एजम्पशन है, लेकिन यहां पर एजम्पशन चलती है क्योंकि 5% पर कहीं नहीं बताया कि पूरे साल का है या मंथ का लगाना है। क्योंकि अगर पर एनम लिखा होता तो क्लियर हो जाता कि आपको फिर सिर्फ इन 73 डेज का ही इंटरेस्ट देना है। तो
तो अभी कुछ मेंशन नहीं है, तो आप 1 लाख पर 5% निकाल सकते हैं और 5000 लिख सकते हैं। बस आपको नोट में ये लिखना पड़ेगा कि आई हैव एज्यूम दैट 5% इज लम्प सम, वो भी मिलेगा पार्टनर को, वो भी मिलेगा। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करम्स लोन, तो मैंने पूरा दे दिया उसको। नहीं तो अगर 5% पर एनम लिखा होता तो फिर आपको ये निकालना होता 5000 जो पूरे निकलता है 5%। इसके साथ कैसे निकला 5%, 5/100 इंटू 1 लाख, तो 5000 आता है। अगर डेज की बात आती, पर एनम की बारी आती, तो आप इसको 73/365 करते, 5 से कैंसिल करते और ये 1000 आता। तो ये जब आता जब पर एनम वर्ड लिखा होता। तो आप अगर अजम्पशन ये मान रहे हो कि 5% पर एनम, तो आप ये भी शो कर सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन ने नहीं बताया तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूं, इसको पूरा 5% ले रहा हूं। तो पर एनम की अपनी इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को भी मैं आपको यहां से समझाना चाहता था। तो अब मेरी सारी एंट्री पूरी हो गई, लोन डाल दिया, लोन पर इंटरेस्ट डाल दिया, रिजर्व डाल दिया, करंट के कैपिटल का बैलेंस भी डाल दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी डाल दिया। तो अब हमें क्या करना है, अकाउंट को क्लोज, और उसके बाद करम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ये अमाउंट पहुंचा देना है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। फिर $4,09,000 अमाउंट आता है। बिल्कुल ठीक है, एक बार रीचेक कर रहा था। और अब जो बैलेंस आएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट का वो आ जाएगा 369। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, ये गिवन नहीं थी, ये मैंने निकाली है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और आशा करता हूं कि आप अब डेथ का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर बीच मंथ दे रखा हो, डेज का यूज करना हो तो कैसे करोगे, 5% लिखकर छोड़ दिया हो तो क्या करोगे, 5% पर एनम लिखा हो तो क्या करोगे। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। साथ ही साथ गुडविल में जब तक एवरेज ना बोले आप एवरेज नहीं निकालोगे। तो ये सारी चीजें थी जो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनानी थी, और ये सीबीएसई में ही पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है, सो दैट आप उन क्वेश्चंस को करें जो डेथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पेपर में आते हैं। यहां पर क्लियर हो गया तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपके 6 नंबर को और कंफर्म करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियोस में फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही लाऊंगा जिससे आप और इसको क्लियर करें। थैंक यू।